प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे तराइन के द्वितीय संग्राम में गोरी का सैन्य संगठन एवं युद्ध कला, जिसमें हम देखेंगे कि तराइन का जो दूसरा युद्ध लड़ा था, क्योंकि एक युद्ध हारने के बाद आया था, तो उसने अपने युद्ध कला में क्या परिवर्तन किया था और कौन सी उसने युद्ध कला को अपनाया था और उसकी सेना किस प्रकार की थी। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, खास करके नए शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, चलिए उसकी सेना के जो प्रमुख अंग होते थे उसको हम लोग इसका अध्ययन करते थे, कौन सी युद्ध कला उसने अपनाई थी, कौन सा नया समरतंत्र लेके आया था, तो वो चीज़ें हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है घुड़सवार सेना या अश्वारोही सेना। इस युद्ध में गोरी की जो प्रमुख सेना थी वो केवल घुड़सवारों की थी, पैदल सेना उसके पास नहीं थी। इस युद्ध में गोरी ने चुने हुए कवच युक्त घुड़सवारों का प्रयोग किया और इस युद्ध में गोरी के पास लगभग 1,20,000 प्रशिक्षित एवं कुशल घुड़सवार सैनिक थे, क्योंकि गोरी यह जान चुका था कि राजपूत तलवार की लड़ाई में इतने कुशल हैं कि इन्हें आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता और गोरी प्रथम तराइन का युद्ध भी हार चुका था, इसलिए बहुत सारी जानकारी उसको प्राप्त, बहुत सारी राजपूतों की कमियां और राजपूतों की ताकत उसे पता हो चुकी थी। इस युद्ध में गोरी ने एक नए प्रकार के समरतंत्र का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में वो जो है वहीं से लेकर आया था, जिसका नाम दिया आघात समरतंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आघात समरतंत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, आघात समरतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, तो पूछा जा सकता है, आप इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरी ने किन समरतंत्रों का प्रयोग किया, किस प्रकार सैन्य संगठन था, या कभी आपसे 1 या 2 नंबर के प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है आघात समरतंत्र है क्या चीज़। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोग पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आघात समरतंत्र ये क्या है, इसमें जो है घुड़सवार सैनिकों को 2 प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, केवल घुड़सवारों के द्वारा आघात समरतंत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब इसमें देखिए वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला नंबर है धनुष बाण चलाने वाली घुड़सवार सेना। अब यहाँ पर देखा जाए तो अचूक निशाने के लिए घुड़सवार सेनाओं द्वारा रकाबों का प्रयोग। बच्चों आप लोग रकाब नहीं जानते हैं, रकाब आप लोग जानते हैं, आज आप लोग हम बता देते हैं रकाब है क्या चीज़। पहले होता था जब घुड़सवार जो है घोड़े पर बैठता था तो उसके पैर जो है दोनों लटकते रहते थे हवा में। ठीक है, लेकिन बाद में रकाब जो है, रकाबों का प्रयोग तो क्या बोलते हैं मोहम्मद गोरी वहाँ से लेकर आया था कि जैसे देखा जाए तो जब पैर जो है, पैर में स्थिरता नहीं होगी तो शरीर में भी स्थिरता नहीं होगी, और शरीर में स्थिरता नहीं होगी तो आपका निशाना जो है अचूक नहीं होगा, आप मारेंगे तीर कहीं पर लगेगा कहीं पर। तो ऐसी स्थिति में आप देखे होंगे इस समय अगर कोई घुड़सवार सैनिक अगर आपको चलता है तो वो जो है अपने पैरों को 2 चुल्लों में डाल के रखता है। ठीक है, आप उसको पैरों को देखें, आप लोग कहीं देखिए कि आप देखेंगे कोई मिलिट्री वाला, पुलिस वाला अगर जो है घोड़े पे बैठ के चलता है तो उसका पैर जो है 2 चुल्लों के बीच में फंसा होता है। तो जो 2 चुल्ले होते हैं वही है रकाब, उसी को रकाब कहा जाता है। उससे जो है पैर में स्थिरता आती है, यानी पैरों को स्थिर बनाने वाला जो थोड़ा सा उसमें जो प्रयोग किया गया था, जो उसमें लगाया जाता था, उसी को कहते हैं रकाब। जब पैर स्थिर हो गया तो हमारी शरीर भी स्थिर हो गई। अब ऐसी स्थिति में हम अपना जो है लगाम को घोड़े के ऊपर छोड़ सकते हैं, लगाम को छोड़कर दोनों हाथों से हम धनुष बाण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब शरीर स्थिर है तो हमारा निशाना भी अचूक रहेगा, जहाँ निशाना तो वही है घुड़सवार सेना। ठीक है, रकाब वही है, अचूक निशाने के लिए घुड़सवार सेना द्वारा एक नया प्रयोग था, जिसके प्रयोग द्वारा घुड़सवार अपने शरीर को स्थिर रखते हुए दोनों हाथों से धनुष बाणों का सफल प्रयोग करते थे। ठीक है, इनका कार्य क्या होता था, इनका कार्य होता राजपूतों से भिड़कर युद्ध नहीं करना था, अर्थात तीरों की वर्षा करिए, निशाना ले लेके तीरों की वर्षा करिए, उसके बाद भागिए। ठीक, धनुष बाण युक्त घुड़सवार सैनिक छोटी छोटी टोलियों में बंटकर दूर से ही शत्रु सेना पर तीरों की वर्षा करके उन्हें अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करते थे, और यही कार्य बार बार करके शत्रु को दौड़ा दौड़ा कर थकाना इन घुड़सवारों का कार्य था। ठीक, ये तो हो गए कौन घुड़सवार, पहले नंबर धनुष बाण चलाने वाली सेना। और दूसरे जो घुड़सवार थे वो भी कवचयुक्त घुड़सवार सेना होती थी। इनका प्रयोग क्या था, भिड़ कर युद्ध करना। ठीक है, दूसरे प्रकार की सेना जो कवचयुक्त घुड़सवारों की थी, मुठभेड़ की लड़ाई के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात
पहले धनुष बाण वाले सैनिक जब राजपूतों को थका दें, जब वो थक जाएं तो ये जो है जाकर उन थके हुए सैनिकों के साथ भिड़ कर लड़ें। ठीक, थके हुए घायल सैनिकों के साथ भिड़ कर ये लड़ें। तो इसके दो प्रकार की सेना होती थी, एक का हथियार धनुष बाण, दूसरे का प्रयोग तलवार। धनुष बाण वाले सैनिक पहले थकाएंगे दौड़ा दौड़ा के, उसके बाद जब थके हुए सैनिकों पर ये धनुष घुड़सवार सेना जो कवच युक्त होगी, तलवार वाली सेना होगी, ये उन पर जाकर भिड़ कर युद्ध करेगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, माइंड ओपन रखिए, बहुत कठिन नहीं। ठीक, और दूसरे प्रकार की सेना जब शत्रु, अब देख सकते हैं जो दूसरे प्रकार की घुड़सवार सेना होती थी, इनका कार्य जब शत्रु पूर्ण रूप से थक जाए तो कवच युक्त घुड़सवार आगे बढ़कर थके हुए शत्रु सेना पर लंबे भाले से आक्रमण करती थी। लंबा भाला हो या तलवार हो बच्चों, ठीक है। यहीं पर मुठभेड़ की लड़ाई होती थी, वह भी जब शत्रु थक कर चकनाचूर हो जाता था। ठीक, युद्ध कला मोहम्मद गोरी की क्या होती थी? मोहम्मद गोरी राजपूतों से एक शक्ति से परिचित हो चुका था और उनकी कमजोरियों से भी परिचित हो चुका था। भाई शक्ति तो जानता था कि राजपूत तलवार की लड़ाई में बहुत आगे हैं, तलवार और भाले की लड़ाई में भिड़ कर तो इनसे भगवान भी नहीं जीत सकते। ठीक, और ये भी जानते थे ये धर्म के बड़े पक्के होते हैं। भाई धर्म के संपूर्ण नियमों का यथास्थिति तो नहीं कह सकते, अक्षरशः पालन करते हैं। ठीक, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना भी ये गौरव की बात मानते हैं। ठीक, और इस यहाँ पर जो है कमजोरियों को भी जान गया, जैसे हमने बताया ना कि धर्म के पक्के होते हैं, एकादशी वगैरह के ये लोग व्रत रहते हैं, व्रत में कुछ भी नहीं खाते या खाते भी हैं तो बहुत अल्प रूप में खाते हैं। ठीक, तो गोरी ने इसीलिए जो है कमजोरियों को भी भांपा, शक्ति को भी भांपा, दोनों का फायदा उठाया। चलिए, इस युद्ध में गोरी ने राजपूतों से भिड़कर युद्ध ना करने का फैसला किया था, क्योंकि राजपूतों से भिड़कर युद्ध करना दोबारा अपनी पराजय को निमंत्रण देना है, ऐसा गोरी को लगा था। इस युद्ध में गोरी ने तब तक भिड़कर राजपूतों से युद्ध नहीं किया जब तक राजपूत बुरी तरह से थक नहीं गए। गोरी ने उस दिन एवं उस वक्त आक्रमण किया जब सभी राजपूत एक दिन पहले एकादशी का व्रत रहे और दूसरे दिन ठीक से भोजन नहीं कर पाए, बाथरूम भी नहीं जा पाए, तो बहुत ही सुबह आक्रमण किया जब तक कि भोजन न कर लें। एक दिन पहले से ही राजपूत भूखे थे, इसलिए भूखे रहकर भी वो आक्रमण का मुकाबला कब तक करते। अब देखिए राजपूतों की पराजय के कारण इस युद्ध में हम लोग लिख रहे हैं। राजपूतों की पराजय के क्या क्या कारण थे बच्चों, ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। पहली बात तो राजपूतों के मुकाबले तुर्क सेना के, तुर्कों के हथियार अच्छे थे, उच्च क्वालिटी के थे, गतिशीलता अधिक थी, प्रशिक्षण उच्च कोटि का था, सैन्य नेतृत्व अच्छा था, सामरिकी जो है राजपूतों के मुकाबले अच्छी थी। सामरिकी वही समरतंत्र, आघात समरतंत्र जो लेकर आया था। ठीक है, ऐसा समरतंत्र जिसके ऊपर आपका एक प्रश्न भी बन सकता है कि आघात समरतंत्र क्या है। ठीक, और आघात समरतंत्र भारतीय समरतंत्र के मुकाबले अच्छी भी थी, लेकिन और भारतीयों के लिए नई भी थी, इतना ध्यान देना है। राजपूत केवल धर्म, अगला कारण है राजपूत केवल धर्म युद्ध का सहारा लेते थे, जबकि तुर्क सैनिक एन केन प्रकारेण युद्ध में विजय प्राप्त करने में यकीन रखते थे। और 1191 की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी राजपूतों की कमियों को भली भांति समझ चुका था। प्रातः आक्रमण के कारण राजपूतों को भोजन का मौका नहीं मिला, वे भूखे रहकर मुकाबला भी करते तो कब तक कर सकते थे। गोरी ने राजपूतों के साथ एक विश्वासघात ये किया था कि राजपूत सेना पर उस समय आक्रमण किया जब राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। ये तो दूसरा विश्वासघात हुआ। पहला विश्वासघात तो उसने यही किया जो उसने झूठ बोला था राजपूतों से कि हमने आपका राज प्रस्ताव भटिंडा भेज दिया है, अपने भाई के पास भेज दिया है, जब तक उधर से आदेश नहीं आ जाता तब तक आप आक्रमण ना करिए। पहला धोखा हुआ। दूसरा धोखा हुआ अचानक आक्रमण किया, उसने बताया भी नहीं, और जो है उस समय आक्रमण किया जब राजपूत सेना एक दिन पहले भूखी थी, दूसरे दिन युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। ठीक, राजपूत सेना में गज सेना थी जो कि अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती थी। राजपूतों की जागीरदारी सेना जो होती थी वो केवल बड़ी संख्या में होती थी, जबकि इनमें प्रशिक्षण क्षमता और गुणवत्ता का अभाव था। राजपूतों की युद्ध कला पुरानी थी, जबकि गोरी जो है केवल पृथ्वीराज के लिए आघात समरतंत्र लेकर आया था, विशेष समरतंत्र केवल पृथ्वीराज के लिए। ठीक, राजपूतों ने कभी भी विदेशियों से नई सीख नहीं ली। राजपूत सेना कभी भी विदेशियों का पीछा करके उन्हें समाप्त करने का प्रयास नहीं किया और ना ही उनका पीछा करके उन्हें पुनः संगठित होने का मौका
देने का प्रयास किया, यानी पीछे अगर वो करते तो समाप्त हो जाते, कुछ तो मार देते। और ये भी होता कि पीछे हटकर राजपूत वो तुर्क सैनिक कभी संगठित नहीं हो पाते, ठीक है। और जागीरदार सेना जो थी केवल अपने जागीरदार के प्रति ही वफादार होती थी, ना कि सम्राट के प्रति, ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसमें आपका जो भी चीज़ें हैं, 2-3 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे गौरी ने कौन सा समरतंत्र अपनाया था, किस समरतंत्र का प्रयोग करके उसने वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, या पूछा जा सकता है राजपूतों की पराजय के कारण पूछा जा सकता है, और या इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है आघात समरतंत्र क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है मित्रों, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।